15 अक्टूबर 1995 की तारीख थी। आसमान का शहंशाह तहे जाने वाला डबल डेकर लग्जरी प्लेन पैन एम फ्लाइट 6 70 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स के साथ हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुका था। केबिन के अंदर माहौल बिल्कुल सामान्य था। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर फैले नीले महासागर को निहार रहा था, तो कोई आने वाले कल के सपने बुन रहा था। लेकिन तभी अचानक शांति को चीरती एक चीख गूंजी। 4 नकाबपोश लोग हथियारों के साथ अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की धड़कनें थम गई। बच्चों का रोना और बड़ों की घबराहट ने पूरे विमान को दहला दिया। जैसे ही ये खबर एटीसी तक पहुंची, धरती पर हड़कंप मच गया और रेस्क्यू मिशन की तैयारी शुरू हो गई। मगर कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही सिर्फ 5 मिनट बाद फ्लाइट 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गई। कारण साफ था, हाईजैकर्स ने लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। लेकिन असली खतरा इससे कहीं बड़ा था। प्लेन सीधे प्रशांत महासागर के सबसे खतरनाक तूफान टाइफून के बीच पहुंच चुका था। भयानक हवाएं जहाज को खिलौने की तरह इधर उधर उछाल रही थीं। पायलट अपनी पूरी ताकत से जहाज संभालने की कोशिश कर रहा था, पर अगले 2 घंटे तक उसका नियंत्रण पूरी तरह प्रकृति के हाथों में था। अंततः एक एक करके दोनों इंजन फेल हो गए। विमान आग के गोले की तरह नीचे समुद्र की ओर गिरने लगा। जैसे ही टकराने का पल आया, कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हाईजैकर्स को मार गिराया और टूटे हुए दरवाजे से छलांग लगाकर ठंडे अनजान महासागर में कूद पड़े। विमान एक धमाके के साथ समुद्र में समा गया। लेकिन चमत्कार की तरह करीब 60 लोग जिंदा बच निकले। चारों तरफ बस महासागर की डरावनी लहरें थीं। किस्मत से क्रैश साइट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर समुद्र के बीच एक चट्टान निकली हुई थी। बचे हुए लोग किसी तरह वहां तक पहुंचे, भीगे हुए, कांपते हुए, डरे हुए। वे 60 लोग उस छोटी सी चट्टान पर एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े थे। उनके पास न फोन था, न सिग्नल, न उम्मीद। मलबा भी समुद्र की गहराई में डूब चुका था। तभी एक यात्री को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया और चारों ओर देखा। तभी उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। वहाँ एक आइलैंड है, उसने जोर से चिल्लाया। करीब आधा किलोमीटर दूर धुंध में ढका एक छोटा द्वीप नजर आया जो यात्री तैर सकते थे। उन्होंने बिना देर किए छलांग लगा दी। नीचे शार्क, ऊपर ऊंची लहरें, लेकिन जीने की चाहत सबसे बड़ी थी। घंटों की मशक्कत के बाद सिर्फ 15-20 लोग ही उस द्वीप के रेतीले किनारे तक पहुंच पाए, थके हुए मगर जिंदा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने आराम नहीं किया। उन्हें पता था कि चट्टान पर फंसे बाकी लोग मौत के मुंह में हैं। उन्होंने सूखी लकड़ियों और बेलों से एक अस्थायी बेड़ा बनाया और बार बार समुद्र में उतरकर बाकी बचे लोगों को भी वहां पहुंचाया। अंततः सारे 60 लोग उस अनजान जमीन पर इकट्ठा हुए। लेकिन यह जगह जन्नत नहीं थी। यह एक सुनसान, वीरान द्वीप था। कुछ नारियल के पेड़, झाड़ियां और चारों ओर बस रेत। न खाने का कोई साधन, न पीने का पानी। निराशा ने सभी को तोड़ दिया। कोई रो पड़ा, कोई परिवार को याद कर चिल्लाने लगा, कोई बस सिर पकड़कर बैठ गया। सबको लग रहा था ये सपना है या हकीकत। इसी बीच एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी बातों ने टूटे हुए दिलों में उम्मीद की चिंगारी जलाई। सभी ने मिलकर घायलों की देखभाल शुरू की। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भूख और प्यास थी। तभी एक नौजवान माइकल हिम्मत करके ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और कुछ नारियल तोड़ लाया। वे नारियल 60 लोगों के लिए बहुत कम थे, लेकिन उम्मीद का पहला सहारा बन गए। वो सिर्फ नारियल नहीं थे, वो उम्मीद की पहली खुराक थे। उन कुछ नारियलों ने 50 थकी हुई, डरी हुई और निराश आत्माओं को ये यकीन दिलाया कि शायद जिंदगी अब भी उनकी तरफ है। धीरे धीरे उन्होंने जीने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। बारिश की बूंदों को चट्टानों के गड्ढों में इकट्ठा किया गया और उसे पानी की तरह पिया जाने लगा। मिस्टर डेविड ने सबको अलग अलग टीमों में बांट दिया। किसी को खाने की तलाश में निकलना होता, किसी को शेल्टर बनाने की जिम्मेदारी दी जाती। सबसे मुश्किल जिम्मेदारी थी समुद्र से मछली पकड़ना। कुछ नौजवानों ने पेड़ों की नुकीली डालियों से भाले बनाए और घंटों समुद्र के किनारे पानी में खड़े रहकर कोशिश करते रहे। कई बार खाली हाथ लौटना पड़ा,
मगर आखिरकार जब एक छोटी सी मछली उनके हाथ लगी तो उसे ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उस शाम जब उस मछली को आग पर पकाया गया तो उसकी खुशबू किसी शाही दावत जैसी लगी। सबने उसका छोटा छोटा हिस्सा बांटकर खाया। वो टुकड़ा सिर्फ मछली का मांस नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की पहली जीत थी। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि अब यही उनकी जिंदगी है, जहां हर चीज को बांटकर जीना होगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। अब उन्हें यकीन हो चला था कि शायद कोई मदद नहीं आएगी। अगर जीना है तो इसी द्वीप पर जीना होगा। उन्होंने पत्तों, डालियों और नारियल के रेशों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनानी शुरू की। पहली ही बारिश में सब कुछ लीक करने लगा और उनकी मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और मजबूत शेल्टर बनाए। धीरे धीरे जरूरत ने उन्हें वो सब सिखा दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने मछली को धुएं में सुखाना सीख लिया ताकि लंबे समय तक बचाया जा सके। एक महिला जो नर्स थी, उसने जंगली पत्तों से छोटे मोटे जख्म और बीमारियों का इलाज करना शुरू किया। अब उन्होंने सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी सोचना शुरू किया। नारियल के बीज बोने लगे, जंगली पौधों की कलमें लगाने लगे। समंदर के किनारे की रेत पर उन्होंने नारियल के पेड़ों को गिराकर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई जहाज या हवाई जहाज इसे देख ले और फिर एक दिन आसमान में एक जहाज दिखावे। सब लोग पागलों की तरह दौड़े, चिल्लाए, आग जलाई, धुआं उठाया, लेकिन जहाज उन्हें देखे बिना आगे निकल गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीदें टूट गईं। शुरुआती 3 महीने उनके जीवन के सबसे कठिन महीने थे। अनजान द्वीप का मौसम, खाने की कमी और साफ पानी न होने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। निराशा और अकेलेपन ने कई को मानसिक रूप से तोड़ दिया। धीरे धीरे एक एक करके 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत के साथ बाकी बचे लोग अपने साथी को रेत में दफनाते और आंखों से बहते आंसुओं में अपना गुस्सा और दर्द दबाते। अब वो 60 से घटकर सिर्फ 50 रह गए थे। उधर बाहरी दुनिया में महीनों तक खोजबीन हुई, लेकिन जब पैन एम फ्लाइट 6 का कोई सुराग नहीं मिला तो सरकार ने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मृत घोषित कर दिया। अखबारों में उनके नाम छप गए, परिवारों में शोक सभाएं हुई और दुनिया ने मान लिया कि वे सब लोग प्रशांत महासागर की गहराइयों में दफन हो चुके हैं। दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, लेकिन हकीकत यह थी कि 50 लोग अब भी उस वीरान द्वीप पर मौत से रोजाना लड़ाई लड़ रहे थे। समय बीतता गया, 2 साल गुजर चुके थे। अब उनकी जिंदगी एक ढर्रे पर आ चुकी थी। उन्होंने जीना सीख लिया था और तभी उस सुनसान द्वीप पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबकी दुनिया बदल दी। एक महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली किलकारी ने पूरे द्वीप का माहौल पलट दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और निराशा की गूंज थी, वहां अब जिंदगी की एक नई धुन सुनाई दी। हर कोई दौड़कर उस नन्ही जान को देखने आया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। वो बच्ची सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि जिंदगी सबसे कठिन हालातों में भी हार मानने से इनकार करती है। वो उम्मीद की एक नई मशाल थी। लोगों ने उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया, क्योंकि 2 साल बाद मौत पर जिंदगी की जीत हुई थी। जे भी कोई जीना था और इस द्वीप को बेहतर बनाना था। देखते देखते 10 साल गुजर गए। अब यहाँ जिंदगी का एक सिस्टम बन चुका था। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोल दिया था, जहाँ वे पढ़ना लिखना और उस दुनिया के बारे में बताते जिसे इन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। सबने अपने अपने काम बांट लिए थे। कोई मछली पकड़ता, कोई खेती करता, कोई बच्चों की देखभाल करता। मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने प्लेन क्रैश की बरसी को सर्वाइवल डे नाम दे दिया। उस दिन गाने गाए जाते, कहानियां सुनाई जाती और खोए साथियों को याद किया जाता। इन 10 सालों में 5 और बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन बीमारियों और हादसों में 7 बड़े लोग भी चले गए। अब कुल आबादी बच्चों समेत 28 रह गई थी। एक दिन फिर आसमान में प्लेन की गूंज सुनाई दी। सब भागे, चिल्लाए, लेकिन नतीजा वही, प्लेन बिना देखे गुजर गया। अब ऐसी निराशा उन्हें तोड़ती नहीं थी। शायद यही उनकी किस्मत थी। 13 साल बीत चुके थे। जो बच्चे यहीं पैदा हुए थे वे अब किशोर बन गए थे। उनके लिए यही घर और यही दुनिया थी। बड़े लोग अब बूढ़े हो चले थे। चेहरों पर संघर्ष की गहरी लकीरें थीं। तभी एक सुबह कुछ अलग हुआ। एक जहाज का हॉर्न गूंजा। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लगा शायद वहम है, मगर आवाज दोबारा आई तो सब पागलों की तरह समंदर किनारे दौड़े। आग जलाई, हाथ हिलाए। आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक थी और चमत्कार हुआ। जहाज ने उन्हें देख लिया।
जहाज किनारे आकर रुका। वह पल शब्दों से परे था। 48 लोग एक दूसरे को पकड़कर हंस रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। 13 साल का भयानक इंतजार खत्म हो गया था। जब रेस्क्यू टीम द्वीप पर पहुंची तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। वे उन लोगों को देख रहे थे जिन्हें दुनिया कब का मरा हुआ मान चुकी थी। शहर लौटकर सबको अजीब लग रहा था। रोशनी, गाड़ियां, इमारतें, सब अनजाने जैसे। उनकी कहानी पर कोई यकीन नहीं करता जब तक कि एक सर्वाइवर की डायरी सामने नहीं आई। उस डायरी में 13 साल का हर संघर्ष, हर जन्म और हर मौत दर्ज थी। मीडिया ने जब वो पन्ने दुनिया के सामने रखे तो हर कोई रो पड़ा। ये इंसान की हिम्मत, उम्मीद और जीने की जिद की अविश्वसनीय गाथा थी। बाद में इस पर किताब लिखी गई, द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6। आज भी यह कहानी सिखाती है कि उम्मीद की एक किरण घने अंधेरे को चीर सकती है और इंसान का हौसला हर मुश्किल से बड़ा होता है। दोस्तों, आपको इन 48 सर्वाइवर्स की ये दिल दहला देने वाली दास्तान कैसी लगी? क्या आप सोच सकते हैं कि 13 साल एक वीरान द्वीप पर गुजारना कैसा होगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।